तो हमने लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आज एक बचा हुआ जो टॉपिक है वो है आपका बैंकिंग। मैंने बता दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने बता ही दिया है। हमको अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसको आज के टॉपिक में कवर किया गया है। इसको कि ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों का स्क्रीन दिख रही है, पीपीटी दिख रहा है, एक बार कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है जी सर। तो ठीक है, गुड। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। तो हमारे यहाँ दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस में वस्तुओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। सामान को खरीदना और उसको बेचना ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि उस प्रोडक्ट का जो मतलब वो जो प्रोडक्ट बिकता है, जो ट्रेड होता है, वो कहीं ना कहीं पहले से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको बनाया गया है। दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को, मान लीजिए चीनी है, तो चीनी अगर मार्केट में बिक रहा है तो इसके पहले चीनी बना है, गन्ना से चीनी बना। कहाँ बना? उस फैक्ट्री में बना, शुगर फैक्ट्री में बना। तो वो बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो आगे हम वो देखेंगे। देखिए इसमें चार टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल, यहां देखो रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है। रॉ मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे एक आप एग्जांपल देखो, पार्ले-जी एक बिस्किट है, राइट। एक बिस्किट बनाने के पीछे कितनी प्रक्रियाएं हैं। रॉ मटेरियल को क्या किया गया, जो बिस्किट में बनने वाले रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। जैसे कि बिस्किट कैसे बनता है, तो बिस्किट आपका बनता है, मैदा रहता है, आटा रहता है, उसमें चीनी रहता है, ठीक है, उसमें आपका बटर रहता है, बहुत सारी चीजें मिला के एक बिस्किट बनता है। तो उस बिस्किट को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है उसको हम वो क्या करते हैं, कहते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये बिस्किट बनाने में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है। रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया गया, जैसे फ्लोर, ये आटा है, आटा को क्या किया गया, मिक्सिंग किया गया, ठीक है। फिर उसका मॉडलिंग किया गया, मॉडलिंग में उसको शेप दिया गया। फिर उसके बाद उसको बेकिंग किया गया, बेकिंग मतलब उसको भट्टी में गर्म किया गया। फिर उसके बाद उसको ठंडा किया गया, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई। तो दैट मीन्स कि बिस्किट बनाने में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है, ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेके पैकिंग तक का एक पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपका बिस्किट बनके रेडी हुआ। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप इस पीपीटीज में देखोगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग उसे कहते हैं जिसमें हम एक प्रोसेस के तहत किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ हम पार्ट्स को जोड़ के, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो आपको बहुत सारा प्रोसेस मशीन, मतलब उसको भट्टी में गर्म नहीं करना है, उसका मिक्सिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के कंप्यूटर बनाना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दोगे एक कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कार है, बाइक है, ये सब क्या है, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के उदाहरण है। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे कि आपका चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है, राइट। अगर हम कार का उदाहरण लें तो कार में क्या है कि बहुत सारा कंपोनेंट है। अब देखो, जहां प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और जहां डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे कंपोनेंट यूज किया जाता है। ये दोनों उसका पार्ट ही होता है। जैसे कि आपको अगर कार बनाना है तो कार के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको बॉडी चाहिए, सीट चाहिए, विंग्स चाहिए,
आपको स्टीयरिंग चाहिए, इन सारे पार्ट्स को जोड़ के एक कार बनाया जाता है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला के, ये पार्ट्स कंपोनेंट्स होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके आपस में जोड़ के एक नया फिनिश गुड बनाया जाता है, वो होता है आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मोबाइल हो सकता है, मोबाइल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका बैटरी होता है, कवर होता है, डिस्प्ले होता है, इन सबको जोड़ के मोबाइल बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल हुआ। और इसमें जो पार्ट्स यूज होता है उसको हमको कंपोनेंट्स कहते हैं। और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैंने पार्ले जी बिस्किट का एक उदाहरण दिया कि इसमें पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल होता है। ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसमें जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एक उदाहरण और डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एक एक उदाहरण आप लोग बताइए। बताओ सूरज, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल बताओ, क्या हो सकता है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी आप सबको? आ रही है सर। बताइए। बाकी कोई? देखिए प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका केक है, केक बनता है, आप अपने बर्थडे पार्टी में केक मंगाते हैं, वो क्या है, वो एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है। उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस करने के बाद वो केक रेडी होता है। तो वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण हो गया। बिस्किट हो गया, जैसे कि मैंने बताया, केक हो गया, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेस, जैसे कि आपका ऑयल है, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। आप सरसों से मशीनरी में उसको पीस के फिर उससे ऑयल निकालते हैं, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का है। शुगर है, चीनी है, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। गन्ना को शुगर फैक्ट्री में ले जाके फिर उसमें बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद चीनी निकलता है। जैगरी है, गुड़ है, ये भी एक प्रोसेस में। तो ये सब जिसमें प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे चावल है, चावल क्या है, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है। धान को राइस मिल में ले जाके फिर चावल निकाला जाता है, उससे ब्रांड निकलता है, ये सब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। और डिस्क्रीट, जिसमें पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि आपका वॉच है, टेलीविजन है, फ्रीज है, एसी है, सब क्या है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है रॉ मटेरियल कंपोनेंट। आप समझ चुके हैं, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और कंपोनेंट्स डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर आता है आपका बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, वही चीज है जिस उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। फिर होता है आपका फिनिश एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये क्या होता है, तो फिनिश्ड, देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण। जैसे आपको एक बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बटर चाहिए, चॉकलेट चाहिए, शुगर चाहिए, व्हीट, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, ये सब मिला के आपका बिस्किट बनेगा। ये होता है आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। जैसे बिस्किट है, फूड है, बेवरेज है, रिफाइंड ऑयल है, फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयाँ हैं, ये सब क्या है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। और यहाँ पे देखो कार, कार क्या है, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। जैसे आपका फर्नीचर है, टॉयज है, स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर्स है, ये सब डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैंने बताया था इसमें बहुत प्रक्रियाएं होती है, जैसे मिक्सिंग, मॉडलिंग, बेकिंग, कूलिंग। तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन डिस्क्रीट में उतना प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सीधे पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। फिर आता है आपका फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन WIP, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी जारी है, अभी प्रोडक्ट आपका बनके रेडी नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पे है, वो होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। फिर रॉ मटेरियल आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे स्टील है, रबर है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स। इससे एक नया प्रोडक्ट बनाए। कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, जैसे सीट है, विंग्स है, आपका इंजन, ये है उसका मतलब इंजन है, ये सब क्या है, आपका कंपोनेंट होता है। फिर आप यहाँ पे देखोगे फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब वो प्रोडक्ट, जैसे कार अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है, एसी फिनिश प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर एक फिनिश प्रोडक्ट है, ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप कार का ये बॉडी देखोगे, ये सेमी फिनिश गुड्स है, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी सेमी फिनिश गुड्स है, इसको जोड़ के हम फिनिश गुड बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश गुड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, उसमें से जो अवशिष्ट निकल जाता है, जिसको हम लोग कबाड़ कहते हैं, जो किसी यूज का नहीं है, उसका यूज अब आगे नया प्रोडक्ट बनाने में तो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग स्क्रैप कहते हैं। ठीक है, बहुत को भंगार कहते हैं, बहुत को कबाड़ कहते हैं हिंदी में, तो इसको स्क्रैप कहा जाता है। जो अनयूज्ड है, मतलब उसका यूज अब नए प्रोडक्ट को बनाने में नहीं किया जा सकता, नए प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो स्क्रैप के रूप में बच गया है। फिर आता है को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। अब ये को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझ लीजिए। इसे देखो, यहाँ पे शुगर क्या है? शुगर अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मान लो कि हम गन्ने से शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और चीनी के साथ साथ बाय डिफॉल्ट हमारा जैगरी भी बनता है उसी गन्ने से। चीनी तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसी गन्ने से हम जैगरी भी बनाते हैं, यानी कि गुड़ भी बनाते हैं। तो गुड़ भी हमारा को प्रोडक्ट हुआ, मतलब इसको भी हम बेच सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट आर डिजायरेबल सेकेंडरी गुड्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन बी सोल्ड और रीयूज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स कि ये भी हमारा एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही तैयार होता है, और इसको भी हम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्राइमरी मोटिव, हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम जैगरी बनाएंगे, हम तो बनाए शुगर, लेकिन उसी से बाय डिफॉल्ट ये भी रेडी हुआ उसी गन्ने से। तो ये भी हमारा एक प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम को प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका भी उद्देश्य बेच के प्रॉफिट कमाना होता है। और एक होता है बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट, अब मान लो शुगर से गन्ने से शुगर बना, जैगरी बना, और उसके बाद जो उसका अवशेष बच गया, जिसको हम लोग राब कहते हैं, रस उसका निकल गया, वो भी एक प्रोडक्ट ही है। लेकिन उसका पर्पस हमारा मतलब यूज बेचना नहीं है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो मतलब उस प्रोसेस से वो बन के निकल गया है, तो वो होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है को प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में? कि को प्रोडक्ट आपका एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है जो आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट को फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है कि बाई प्रोडक्ट आर द मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस एज ए रेसिड्यूल ऑफ इंसिडेंट, मतलब बाई इंसिडेंट ये तैयार हो जाता है। अब द प्रोडक्शन प्रोसेस बाई प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल, इसको रिसाइकल करने की जरूरत है, तभी आप एक नया प्रोडक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, को प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस प्रोग्रेस क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं टैली पे, और टैली में इसका कैसे हम एंट्री होता है वो समझते हैं। तो आप लोग एक बार बताइए कि ये जो फंडामेंटल्स मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ये सब समझ में आया आप लोगों को, या कभी अभी भी कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। यस सर, आ समझ गया में आ समझ गया। में। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई प्रश्न है? नो सर, नहीं सर, कोई प्रश्न। चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो अब सीधे टैली में आते हैं और देखते हैं कि इसका टैली में इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है।
ठीक है। तो हम पहले एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, फिर उसके बाद एक डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, हमको क्या करना है, हमको दो सबसे पहले ग्रुप बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण लेके आपको बता रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, हम एक केक बनाएंगे। ठीक है। और इसमें बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे सेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले दो ग्रुप होगा, तो हम दो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा ग्रुप? तो स्टॉक का ग्रुप। एक होगा हमारा रॉ मटेरियल्स, दूसरा हमारा होगा फिनिश्ड गुड्स। ये दो हमारा ग्रुप हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद हम वो आइटम्स बनाएंगे जो हमें यूज होगा। जैसे हम क्या बना रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, तो केक में क्या क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी। यस सर। हाँ सर, मेल आया। मैं देख लेता हूँ सर, थोड़ा ट्रेनिंग चल रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होने के बाद उसको देख लेता हूँ। जी जी। तो वो उसमें क्या क्या चाहिए, तो हमको हमको केक बनाने में आप लोग बताइए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आप लोग बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का माइंड कैसे इसको ऑब्जर्व कर पा रहा है कि एक केक बनाने में कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, बताइए। चॉकलेट लगता है सर, बीट लगता है और बटर हाँ हाँ, लगता है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट्स लगेगा। तो चॉकलेट क्या है हमारा? रॉ मटेरियल है। ठीक है। एंड इसका यूनिट हम मान लो केजी बना केजी बना लेते हैं। ठीक है, केजी में यूज होगा चॉकलेट। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नया यूनिट, केजीएस, किलोग्राम्स। ठीक है। एंड यूनिट क्वांटिटी कोड केजी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब देखो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आप सब जानते हो कि 999 ग्राम्स के बाद, जैसे 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम हो जाता है। तो मान लो अगर हमको 50 ग्राम यूज करना है, तो हमको तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम जीरो रखेंगे तो वो 1 kg 2 kg में जाएगा। तो अगर हमको ग्राम में यूज करना है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि हम केजी का बना रहे हैं, तो 999 ग्राम के बाद 1 किलोग्राम होता है, तो यहाँ 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। तो हम यहाँ पे 3 लेते, और फिर एक यूनिट हम और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा ग्राम का। ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, चलो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, अभी हम यूनिट नहीं दे रहे, हम एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। हम गो टू में गए और क्रिएट मास्टर में हम यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक यूनिट, सिंपल यूनिट केजी बनाया था, अब हम बना रहे हैं ग्राम्स, जीएमएस ग्राम्स। और यहाँ यूनिट क्वांटिटी को हम जीएमएस इसका दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ डेसिमल से जीरो रहेगा, क्योंकि हमारा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो रखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ के हम एक नया कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं। पहले हमने केजी का एक सिंपल यूनिट बनाया, फिर ग्राम्स का एक सिंपल यूनिट बनाया, और दोनों को अब आपस में जोड़ के एक कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं,
यहाँ पे आप बैक स्पेस की प्रेस करके ऊपर जाके इसको कंपाउंड सेलेक्ट कीजिएगा और फर्स्ट यूनिट जो बड़ा यूनिट होगा वो रहेगा, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट होगा केजी और कन्वर्जन होगा 1000 ग्राम्स, माने 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरह से हमने कंपाउंड यूनिट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो केजी ऑफ 1000 ग्राम होगा ऑप्शन यूज करेंगे, यूनिट्स में केजी ऑफ 1000 ग्राम्स यूज करेंगे। फिर इसमें अब आपको क्या करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके इसमें आप जीएसटी का रेट वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो इस पे 18%, तो चॉकलेट हो गया। चॉकलेट के बाद हमारा इसमें और क्या लगता है, तो और इसमें मान लो आटा या मैदा लगेगा, हम मैदा दे देते हैं। सर बटर भी लगेगा ना? हाँ बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। रॉ मटेरियल यहाँ भी कंपाउंड यूनिट ही रख रहे हैं, मान लो हमको मैदा 100 ग्राम ही यूज करना है, 150 ग्राम ही यूज करना है, तो कंपाउंड यूनिट ही आपको रखना है। अगर आपको सिर्फ केजी यूज करना है तो आप सिंपल यूनिट रखो, लेकिन अगर आपको केजी और ग्राम्स दोनों यूज करना है तो उसके लिए आपको कंपाउंड यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भी हम वो उसका जीएसटी का परसेंटेज रेट वगैरह दे देंगे जो भी होगा, जैसे मान के चलते 18%। फिर मैदा के बाद इसमें क्या यूज हो सकता है, मिल्क यूज हो सकता है, क्या कहिए ना प्लीज। किसी से करो रिचार्ज नहीं बोल रही, हमको बोल कर लीजिए ना, 12 बज गया, क्या होगा सेशन ऑनगोइंग, गिरधर जी करते हैं, हाँ करते हैं। ओके, तो मिल्क इसमें यूज होगा, तो मिल्क हम बना रहे हैं, ये भी हमारा रॉ मटेरियल होगा। मिल्क किसमें यूज होगा, तो ये भी केजी और ग्राम्स में यूज हो सकता है, तो हम कंपाउंड यूनिट ही रखने। देखो कंपाउंड यूनिट रखने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपल रखोगे ना तो सिर्फ आप केजी यूज करोगे, लेकिन कंपाउंड रखोगे तो आप चाहे तो केजी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 केजी 2 केजी रखना है वो भी होगा, अगर केजी और ग्राम दोनों यूज करना है दोनों होगा, सिर्फ ग्राम यूज करना है सिर्फ ग्राम होगा। ये कंपाउंड का यही बेनिफिट है, इसलिए कंपाउंड यूनिट ही हम ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल यूनिट दिया हुआ है तो आप सिंपल ही रखोगे, अगर कंपाउंड दिया है तो आप कंपाउंड रखोगे। चलो यहां भी हम इसका रेट सेट कर देते हैं। हमारा चॉकलेट हो गया, मैदा हो गया, मिल्क हो गया, अब इसमें बटर लगेगा, बटर बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स कंपाउंड यूनिट यूज करेंगे। बटर के बाद क्रीम लगेगा, रॉ मटेरियल्स, सब पे 18% ही जीएसटी का रेट रख रहे हैं। क्रीम के बाद इसमें शुगर लगेगा, यहाँ भी कंपाउंड यूनिट यूज कर रहे हैं। फिर शुगर के बाद और क्या इसमें यूज हो सकता है, एग यूज हो सकता है, एग भी यूज होता है, नॉनवेज जो बनता है, केक। तो एग क्या होगा, एग आपका केजी और ग्राम्स में तो जाएगा नहीं भाई, तो उसके लिए एग को हम पीसेस में यूज कर सकते हैं, तो पीसेस का ऑलरेडी बना हुआ है, पीसेस यूज करें, यहाँ पे यूनिट पीसेस रहेगा। और इस पे भी 18% का जीएसटी, या इस पे थोड़ा कम कर देते हैं, 12% जीएसटी। ऐसे एक पे तो जीएसटी लगता नहीं है आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है। तो चलो इस पे जीएसटी हम हटा ही देते हैं, तो हम 0 तो हम निम्न रेटेड में रख देते हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। तो ये हमारा सारा क्रिएट हो गया, रॉ मटेरियल्स हमने बना लिया। अब हम परचेज करेंगे,
रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, वाउचर में गए, F9 वाउचर में, आइटम इनवॉइस, कंट्रोल एच, आइटम इनवॉइस। अब मान लो इसको एक सेकंड, अच्छा ये 19 हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं, 1/4/22 से 31/3/23। वाउचर में गए, 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से, बी क्रेडिटर से ही परचेज कर रहे हैं मान लो, ठीक है, परचेज अकाउंट। अब वो सारा आइटम हम लेंगे एक एक करके। हमारा क्या था, सबसे पहले चॉकलेट था, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई पहले से कुछ आइटम है नहीं, किसी भी गोडाउन में आप रख सकते हैं, मान लो पटना गोडाउन ही यूज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में आप चॉकलेट परचेज कर रहे हैं, हम 100 kg चॉकलेट परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप 100 kg आप दोगे तो ये ग्राम्स में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, और 100 kg में 1 लाख ग्राम होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको केजी में दिखेगा। अब यहाँ पे जो रेट रहेगा ना, वो आपका केजी का डालना है, ग्राम का नहीं डालना है। तो वो जो रेट रहेगा, हमको चॉकलेट का क्या केजी है, तो हम मान के चलते हैं 600 रुपया पर केजी है, ठीक है। तो रेट हम दे देंगे 600 रुपया पर केजी। अब देखो यहाँ पे केजी आ गया ना, 100 kg, जैसे हमने रेट दिया केजी आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ। वहां पे 1 लाख ग्राम्स आ गया तो क्यों आ गया, नहीं, वो हट जाएगा। 600 रुपया पर केजी, 60,000 100 kg का आ गया। उसी तरीके से आपका दूसरा आइटम क्या है, चॉकलेट के बाद हमारा क्या था, मैदा था। मैदा हम मान लो 1000 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, 1000 किलोग्राम्स, और इसका पर केजी का रेट रहेगा 40 रुपीज, ठीक है। फिर उसी तरीके से तीसरा हमारा क्या था, शुगर था। शुगर भी हम 500 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और पर का रेट रहेगा 50 रुपीज। फिर तीसरा जो आइटम था, बटर था। बटर हम खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं बटर, तो बटर हम 50 kg खरीद रहे हैं, और बटर का जो रेट है वो रहेगा 500 रुपये पर केजी, ठीक है। फिर बटर के बाद हम क्रीम खरीद रहे हैं, पटना गोडाउन। कितना क्रीम खरीद रहे हैं, ये भी हम 50 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और ये भी 600 रुपये पर केजी है। उसके बाद मिल्क खरीद रहे हैं, 500 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और 50 रुपये पर किलोग्राम्स के हिसाब से। और फाइनली एग खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, तो एग हम मान लो 100 पीस खरीद रहे हैं, और पर का रेट रहेगा 8 रुपया, या इसको 300 पीस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST लेते हुए इसको हम सेव कर देंगे। अब ये सारा रॉ मटेरियल्स परचेज होकर हमारा स्टॉक समरी में आ गया। स्टॉक समरी में देखेंगे, देखो रॉ मटेरियल में टोटल वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, और एंटर प्रेस करोगे वो सारा आइटम आपको दिखेगा रेट वाइज। अब ये क्या करेंगे हमने, तो ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, केक, जो केक बनाएंगे उसके लिए भी हमको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो फिर क्रिएट में जाके हम स्टॉक आइटम में जाके केक क्रिएट करेंगे, केक। और केक का जो हमारा साइज रहेगा पर साइज रहेगा, वो हमारा रहेगा 1 kg का, 1 kg के साइज में हम बना रहे हैं, ठीक है। तो केक 1 kg ऐसे हम दे देंगे, केक 1 kg। ये 1 kg का वेट रहेगा उसका, 1 kg। हम चाहे तो 2 kg भी रख सकते हैं, 3 kg भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। तो 1 kg का हम केक बना रहे हैं। अब ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा जो बिकेगा मार्केट में, और यूनिट ये हमारा जाएगा सिर्फ किलोग्राम्स में। केजी के हिसाब से हम 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे ऐसे बेचेंगे, हम ग्राम में नहीं बेच रहे हैं, तो सिर्फ हम केजी यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका सेट BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट आता है।
हम बिल्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल आपको किस में बनाना है? आपको बनाना है फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश गुड्स का जो अब आप स्टॉक आइटम बनेगा वहां पे बिल्स ऑफ मटेरियल बनाना है आपको, रॉ मटेरियल में नहीं बनाना है। तो उसके लिए आप F11 फीचर में आपको जाके कुछ ऑप्शन को इनेबल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले बैचेस, यहाँ पे देखोगे आप इन्वेंट्री में, तो इनेबल बैचेस ये नो रहता है, बैचेस को आपको यस करना है। उसके नीचे अगर आप एक्सपायरी डेट वगैरह भी देना चाहते हो तो मेंटेन एक्सपायरी डेट पर बैचेस, इसको भी आप यस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन को आपको यस करना है। उसके बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन में आके जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिएगा फिनिश गुड्स का, तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है। तो यहाँ पे आपका BOM का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए। अब आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो मेंटेन इन बैचेस, बैचेस को मेंटेन करना है, इसको भी यस कर देना है। किसमें? फिनिश प्रोडक्ट वाले स्टॉक आइटम में। मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आप एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे यस यस कर दीजिए। और सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर देना है, बिल्स ऑफ मटेरियल को यस कर देना। अब बॉम का नाम बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉम, बॉम का नाम क्या है? थैंक यू सो मच सर कि आप इतना कष्ट करके यहाँ तक आते हैं और मुझे प्रसाद खिलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो नेम ऑफ बॉम, बॉम का नाम क्या है? तो बॉम का नाम हम दे देते हैं केक 1 kg, ये बॉम का नाम होगा। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना यूनिट आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये डेटा सेट कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल को आप सेट कर रहे हैं। तो हम 1 देंगे, आप हमको 1 kg केक बनाने में, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। 1 kg केक बनाने में हमको कितनी कितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम पैरामीटर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। बिल ऑफ मटेरियल बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप यही डिफाइन कर देते हो कि हमको 1 kg 2 kg 10 kg या जो भी है, इतनी क्वांटिटी केक बनाने में हमको कितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमने 1 दिया। अब 1 के बाद आपको 1.000 इसलिए दिख रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 था, इसलिए 100 दिख रहा है, लेकिन 1 ही kg है। लेकिन अगर 1.150 कर दीजिएगा तो 1 kg 150 ग्राम हो जाएगा। तो यही फायदा है कंपाउंड यूनिट का। तो हम यहाँ पे 1 दे देते हैं, 1 kg ही हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साइज है 1 kg का है। अगर 2 kg का होता, 3 kg का होता, तो हम वहाँ पे 2 kg 3 kg दे देते। ओके, अब इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा? तो इसमें हमारा जो यूज होगा मैदा होगा। मैदा कितना है? अब गोडाउन, आपको गोडाउन बताना है, तो गोडाउन आपको याद रखना है कि किस गोडाउन में आपका पड़ा हुआ है। तो आपका जो पड़ा हुआ था वो पटना गोडाउन में था, तो हम पटना गोडाउन ही लेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो गोडाउन में तो आपका क्वांटिटी दिख नहीं रहा है, राइट? तो इसको यस करेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको गोडाउन में क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन है ही नहीं। तो एक चीज आपको याद रखना कि गोडाउन में यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे आप परचेज और सेल्स में करते हो तो वहाँ पे गोडाउन वाइज आपको क्वांटिटी दिख जाता है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ था। ठीक है, चलो, तो पटना गोडाउन। उसके बाद ये वाला F12 में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट बॉम्ब, इसको यस कर लीजिएगा। अब पटना गोडाउन में ये क्या है? पटना गोडाउन के बाद टाइप ऑफ आइटम में क्या है? मैदा क्या है? तो मैदा आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, स्क्रैप है। तो ये क्या है? कंपोनेंट है। यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आता है, ठीक है ना? रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं आता है, सिर्फ कंपोनेंट आता है। तो हमको बताना है कि कंपोनेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट दोनों सेम चीज है। जहाँ पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जहाँ पे डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कंपोनेंट यूज किया जाता है। क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको कंपोनेंट बताएंगे। और कितनी क्वांटिटी यूज कीजिएगा आप? 1 kg केक बनाने में मैदा कितना चाहिए? तो सबसे ज्यादा मैदा ही लगता है, तो हम मान के चलते हैं कि इसमें
300 ग्राम मैदा चाहिए। अब 300 ग्राम कैसे, अगर आप 300 टाइप कीजिएगा तो वो 300 kg हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 300 ग्राम टाइप करने के लिए इसके दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। या तो आप 300G कर दीजिए तो 300 ग्राम कंसीडर हो जाएगा। देखो 0.0 के बाद डैश फिर 300 kgs है, 300 ग्राम हो गया। एक तरीका है 300G प्रेस कीजिएगा। तो दूसरा तरीका आप 0.300 दे दीजिए, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 300 देना है तो आप देंगे 0.300। यस सर, हाँ सर प्लीज। जी जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओ जी जी। एनी कंप्लीट नहीं। हाँ अच्छा। जी जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। जी जी। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, असेसमेंट होगी। हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ, हम्म हम्म। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। हम्म। ये तो मतलब आपसे डायरेक्टली बात हुआ इसके रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक। हाँ 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 हाँ। सही बात। जी जी ठीक है। हाँ हेलो। 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 एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सर का कॉल है, ज़रूरी बात करना है। ओके सर। हाँ सर, नहीं वो शायद नेटवर्क का इशू था, आवाज़ नहीं आ रहा। जी। हाँ। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं। हाँ 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 हाँ। अवॉइड करो। ठीक है ठीक। हम्म।
ठीक है सर। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। एक जरूरी कॉल था इसलिए थोड़ा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है ना आप सबको? यस जी सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। चलो गुड है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वो 300G भी दे सकते हैं या 0.300 भी दे सकते हैं, या अगर आपको मान लीजिए देना है 5 ग्राम, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको 5 ग्राम देना है तो आप क्या करोगे? अभिषेक बताओ क्या दे सकते हैं वहां पे 5 ग्राम अगर यूज करना है तो? सर वहाँ पे 5 kg 5 ग्राम सर 0.5। हाँ हाँ, तो 0.5, ठीक है। ठीक है अभिषेक, यही देंगे ना? जी सर। चलो, नहीं अभिषेक, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो, सर नंबर ऑफ पॉइंट डेसिमल, 005। यस यस यस, अभी आपने सही पकड़ा, 0.005। अब आपका 5 ग्राम कंसीडर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल 3 है। तो अगर 150 ग्राम देना है आपको, 150 ग्राम, तो आप दोगे 0.150, ये 150 ग्राम। लेकिन अगर आपको 50 ग्राम देना है तो आप दोगे 0.050। अब ये 50 ग्राम कंसीडर होगा, लेकिन सिर्फ 5 ग्राम देना है तो आप दोगे 0.005। ये समझना है। लेकिन अगर आपको 1 केजी देना है तो 1 दोगे, आप केजी हो जाएगा। आपको 50 केजी देना है, 50 दोगे, केजी हो जाएगा। लेकिन अगर केजी और ग्राम दोनों देना है तो फिर आप क्या करोगे? तो मान लो हमको 1 केजी 245 ग्राम देना है, तो हम देंगे 1.245। तो ये आपका 1 ग्राम 1 केजी 245 ग्राम कंसीडर होगा। तो इस टेक्निकलिटी को आपको समझना होगा कि अगर हमको ग्राम में यूज करना है तो कैसे हम दशमलव का यूज करेंगे, और केजी में ग्राम में यूज करना है तो कैसे। ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 300 ग्राम मान के चलते हैं मैदा हमारा यूज होगा। मैदा के बाद हमारा चॉकलेट यूज होगा। प्लीज आपको म्यूट कर दीजिए, किसी के साइड से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, इसका अनम्यूट है। दिलीप सर का आ रहा है। हाँ दिलीप सर। दिलीप प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, तो पटना गोडाउन यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे। इसी गोडाउन में हमने सब परचेज करके रखा था कंपोनेंट। अब चॉकलेट कितना यूज होगा? तो चॉकलेट इसमें यूज होगा, मान के चलते हैं 100 ग्राम, तो 100 दे देंगे, 0.100। फिर उसके बाद हमारा इसमें क्या यूज होगा? तो मिल्क यूज हो रहा है। मिल्क कितना यूज हो रहा है? तो मिल्क हमारा यूज हो रहा है, मान के चलते हैं 150 ग्राम, तो हम वहाँ 150 दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या यूज हुआ इसमें? तो इसमें हमारा बटर यूज हुआ। बटर कितना यूज हुआ? तो बटर हमारा यूज हुआ 60 ग्राम, ठीक है, या 75 ग्राम, तो हम दे 0.075, 75 ग्राम हमारा यूज हुआ। फिर हमारा क्रीम यूज हुआ। क्रीम कितना यूज हुआ? क्रीम हमारा 125 ग्राम हुआ, 0.125 दे देंगे। फिर उसके बाद क्या बच रहा है इसमें? शुगर। शुगर कितना यूज हो रहा है? तो शुगर थोड़ा ज्यादा यूज होगा। शुगर मान के चलते हैं कि हम 250 ग्राम शुगर यूज कर रहे हैं, सॉरी 0.250। ओके, इसलिए मैंने कंपाउंड यूनिट बनाया था, क्योंकि 1 केजी केक बनाने में तो हमको सब कुछ ग्राम में ही यूज करना है, इसलिए कंपाउंड यूनिट बनाया था मैंने। एंड फाइनली जो एक भी बचा है सर। हाँ, एग बचा है, एग भी यूज होगा। तो एग मान के चलते हैं कि 1 केजी केक में हम 3 एग का यूज करते हैं, 3 पीसेस हो। अब देखो, ये जो पूरा ग्राम है ना, ये जोड़ के आपका 1 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो आएगा, जो डेटा आपको बनाना है, उसमें तो वो कम ही रहता है, क्योंकि वो खुद सेट करते हैं। लेकिन आप अपने से कोई सिनेरियो बनाइएगा तो ये ध्यान रखिए कि जितना का आप केक बनाए उससे कम ही आपका कंपोनेंट यूज हो। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400, 2 600, 700, 300, 400, 500, 700, 800, ज्यादा नहीं हो रहा है ना? थोड़ा कम कर देंगे। फिर एक बार इसको करके देख लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। ठीक है, 0 बस 100 बस 150 075 125 बस 250 एंटर। ये केजी एकदम एग्जैक्ट 1 केजी आया। ठीक है, तो ठीक है, 1 केजी ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हम सारा यूज करेंगे।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गया है। शायद किसी ने मेरा म्यूट कर दिया होगा, मैंने तो नहीं किया था, आप ही के साइड से किसी ने किया होगा। अभी आ रही है आवाज? जी सर। यस सर। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप लोग प्लीज तुरंत बता देना मुझे मैं स्क्रीन पे रहता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पाता है। आप ही के साइड से शायद कोई बाई मिस्टेक कर दिया हो, मैंने तो किया नहीं था। ठीक है, तो वो समझ में आया ना बिन्स ऑफ मैट्रियन कैसे सेट करते हैं? समझ में आया ना बिन्स ऑफ मैट्रियन कैसे सेट करते हैं? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर करेंगे, केक को बनाएंगे। जैसे फैक्ट्री में केक बनता है वैसे टैली में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में और वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आपको एक वाउचर टाइप बनाना है। क्या बनाना है? मैन्युफैक्चर जर्नल। मैन्युफैक्चर जर्नल, देखो ये क्या है कि मैन्युफैक्चर जर्नल नाम का कोई पहले से वाउचर बना नहीं होता है, वाउचर टाइप बना नहीं होता है, तो हम एक नया वाउचर टाइप ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर जर्नल। और ये जो होता है स्टॉक जर्नल के वाउचर की तरह ही होता है, इसलिए हम इसको टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल रखेंगे। ठीक है। एंड एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये होगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आपको इस वाउचर को क्या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की तरह यूज करना है, तो हम इस ऑप्शन को कर देंगे यस। तो ये काम आपको करना है, क्रिएट में जाके एक वाउचर टाइप बनाना है, मैन्युफैक्चर जर्नल, उसको अंडर स्टॉक जर्नल में रखना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यस करके सेव कर दें। अब हम क्या करेंगे? अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी हम देखेंगे तो अभी भी हमारा रॉ मटेरियल सब पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं हमारा फिनिश प्रोडक्ट ये कभी कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे वाउचर में और यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt F7। जैसे Alt F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जर्नल का ऑप्शन आपको आएगा, स्टॉक जर्नल भी आएगा, मैन्युफैक्चर जर्नल भी आएगा। हमको सिलेक्ट करना है मैन्युफैक्चर जर्नल। तो देखो ये मैन्युफैक्चर जर्नल का ऐसा आपको विंडो दिखेगा। अब आप कब मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? तो मान लो हम 5 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 तारीख, अब चूंकि मेरा अभी लाइसेंस नहीं है, एजुकेशनल मोड में 5 तो होगा नहीं, तो हम 2 तारीख दे देते हैं। ठीक है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, इस नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपको बताना है कि आप क्या बना रहे हो। तो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं केक 1 kg, तो हम दे देंगे केक 1 kg। अब देखो जैसे आपने दिया वो सारा नाम आ गया कि उस केक बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होगा। क्वांटिटी अभी नहीं आई है, तो वो कब आएगी? जब आप क्वांटिटी बताओगे कि आपको कितना केक मैन्युफैक्चर करना है। गोडाउन पटना था, पटना देंगे। और मान लो हमको बनाना है, कितना केक बनाना है, तो हमको 50 kg केक बनाना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे 50। अब जैसे 50 दिए, देखो उसके अकॉर्डिंग आपका सारा कंपोनेंट ऑटो फिल हो गया कि आपको मैदा कितना चाहिए, 15। ये ग्राम्स में है, इसको आपको कंफ्यूज मत होइएगा, पीस ये केजी में नहीं है। मैदा आपको चाहिए 15,000 ग्राम। चूंकि 1 kg केक बनाने में 300 ग्राम चाहिए था, इसलिए 50 kg केक बनाने में 15,000 ग्राम चाहिए। अब यहाँ पे आप अगर 300 इंटू 50 करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है। तो ग्राम्स में इसको दिया गया, इसलिए आपको ये चीज समझना है कि ये ग्राम में है, ये केजी में नहीं है। ठीक है। उसके बाद चॉकलेट कितना चाहिए? तो 5,000 ग्राम चाहिए। मिल्क कितना चाहिए? 7,500 ग्राम, 7,500 ग्राम चाहिए। ठीक है। बटर कितना चाहिए? तो बटर आपको 3,750 ग्राम चाहिए। क्रीम कितना चाहिए? 6,250 ग्राम चाहिए। शुगर कितना चाहिए? शुगर आपको 12,500 ग्राम चाहिए। और एग कितना चाहिए? 150 पीसेस चाहिए। इतना आपका रॉ मटेरियल यूज होगा। ठीक है। 1 kg का 50 kg केक, यानी 1 kg का साइज हो गया, 50 kg केक बनाने में। बैच का नाम यहाँ पे आपको बैच नेम दिख रहा है, यहाँ पे आप बैच 1 दे सकते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 2 तारीख को, एक्सपायरी कब होगा? तो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी दे सकते हो कि ये 6 महीने में एक्सपायर कर जाएगा, 6 महीने ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 2 सितंबर 2023, ये दे दिए। फिर उसके बाद इसके अलावा अगर आप कोई अदर प्रोडक्ट बनाते हैं इसके अलावा, तो वो आप को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में दे दीजिएगा। अभी तो हम कुछ बना नहीं रहे हैं इसके साथ, तो ये नहीं रहने। अब नीचे आता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। अगर इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट भी आपका लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, या आप आपका इसमें वेजेस लग रहा है,
या आपका फ्रेट चार्ज लग रहा है, बहुत सारा चार्जेस होता है, ठीक है, वो भी आप इसी में ऐड करना चाहते हैं, आपका अदर जो एक्सपेंसेस है वो भी चाहते हैं कि केक के प्राइस में भी ऐड हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे देखो अभी जो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 kg के केक बनाने का, 11,425 रुपया, और पर केजी का जो रेट निकाल के दिया ये दिया 228 रुपया 50 पैसा। लेकिन जैसे हम इसमें कुछ और, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी का देते हैं, ठीक है, अभी उसका लेजर नहीं बना है, वेजेस का वो भी नहीं बना, हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, हमने वेजेस दिया, वेजेस दिया, राइट, वेजेस क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, तो हमने वेजेस का, तो ये परसेंटेज वाइज भी आप दे सकते हो, मान लीजिए आपका 5% वेजेस, ये ऑटोमेटिक 571 रुपया 50 पैसा आ जाएगा, किसका 5%, 11,425 का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रेट भी बढ़ गया, 239 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे हमारा मान लो वेजेज हमने 1000 दिया, तो हमने 1000 दिया, अब देखो इसका रेट 248.50 हो गया, 1000 इसमें जोड़ दिया और 50 kg में वो डिवाइड कर दिया 1000 रुपया को पर केजी के हिसाब से, अब 248 रुपये पर केजी हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का भी पेमेंट किया, तो यहाँ पे एक मेजर बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये हम मान के चलते हैं कि हमने मान लो 1500 रुपये ये भी पे किया, तो जैसे 1500 देंगे, अब देखो 278 रुपया हो गया केक का प्राइस। तो अगर जो भी आप अदर एक्सपेंस कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसी के इस प्रोडक्ट में ही उसका कॉस्टिंग आ जाए, उसका भी मतलब जो प्राइस है वो इसमें ऐड हो जाए, जो खर्चे किए हैं वो भी इसके प्राइस में ऐड हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे इसको ऐड करवा सकते हैं, जैसे जैसे आप एंटर करोगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा। हाँ कृष्णा बोलो, गुड आफ्टरनून, कहो। हाँ वो ट्रेनिंग के लिए गया होगा, वो मैं बता दूंगा कब है, अभी सिर्फ मैसेज किया है, ठीक है, मैं कॉल करके बता दूंगा तुमको। तो इसको हम सेव करेंगे, अब हमारा 1 kg का जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 278 रुपया 50 पैसा। अब जितना आप इसमें ऐड कीजिएगा अदर एक्सपेंसेस सब इसके कॉस्टिंग में आता जाएगा। अब इसको हम सेव करेंगे, अब जैसे सेव करेंगे उसके बाद जब हम अपना स्टॉक समरी देखेंगे तो अब देखो फिनिश प्रोडक्ट आपका 50 किलोग्राम आ गया, ठीक है, एंड उसका रेट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है 278 रुपये 50 पैसा। 1 kg केक 50 kg आपके पास अवेलेबल हो गया, जो यहाँ पे आप स्टॉक समरी में देख सकते हो, और आपका रॉ मटेरियल अब घट के कम हो गया। क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके बाद Yes, हमारा sir. बच गया, हाँ ठीक है, गुड। अब इसके बाद हम चाहे तो सीधे इसको बेच सकते हैं, सेंस वाउचर में जाके एफेट में गए, सेंस, ठीक है, और मान लो हम 2 तारीख को ही बेच रहे हैं, पार्टी कोई भी पार्टी हो सकता है, जैसे हमारा सी कस्टमर को हम बेच रहे हैं, और सेंस अकाउंट, सेंस नेम ऑफ आइटम, क्या उस आइटम का नाम है, तो केक है, केक 1 kg, अब इसमें से मान लो हम 5 kg बेच रहे हैं, गोडाउन तो वही होगा। अब यहाँ पे देखो गोडाउन वाइज दिख जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है, वही मैं कह रहा था कि इसको याद रखना है। पटना गोडाउन में है, कितना बेच रहे हैं हम बैच, देखो यहाँ पे बैच आ गया, बैच नेम पकड़ेंगे और कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं 5 kg, 5 दे देंगे। रेट क्या है, तो हमारा कॉस्टिंग था 282 रुपया 278 रुपया 50 पैसा, लेकिन हम इसको बेचेंगे 350 रुपया में पर केजी, और उसके बाद इस पर हम आउटपुट जीएसटी भी लगा देंगे, आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, और इस बिल को ऐसे ऐसे हम सेल कर देंगे, और जैसे जैसे सेल होगा उसके बाद आपका स्टॉक समरी में आप देखोगे तो आपका, आप देखो 5 kg कम हो गया 45 kg। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग Yes, प्रोसेस sir. कैसे होता है। कोई इशू है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? No, sir. चलो ठीक है, हो जाएगा ऐसे। जी सर, हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ओनली फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट में वापस आता हूँ तो आपको डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग बताऊंगा कि डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का कैसे होता है, सेम वही प्रोसेस है, मैं उसको भी करके दिखा दूंगा, और फिर उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, और कल के सेशन में आगे का जो टॉपिक तो लगभग कवर हो गया है, आगे का डेटा कैसे बना के आपको कंप्लीट डेटा दिखाया जाएगा। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके सर। ओके सर। खाली है सर।
हाँ दिखेगा दिखेगा, हाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा, वो रेट भी दिखेगा तुमको, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखता है। ठीक है, वहां पे जाओगे ना, रेट के कॉलम में जाना, ठीक है, जहां पे सेव कर रहे हो ना, वहां रेट के कॉलम में जाके अंक और एस प्रेस करना, तो देखो वहां पे आप तुमको दिखेगा, एवरेज कॉस्ट दिखेगा उसका, क्या कॉस्टिंग था, फिर उस पर मुनाफा ऐड करके अपना बेच देना, इतना ऐड करना है, वो एक्चुअल कॉस्ट दिखेगा जो परचेज का कॉस्ट होगा। तो मैंने बताया ना, करो ना वैसे, अल्ट और एस प्रेस करो, वहां पे दिख जाएगा। तो अभी ट्रेनिंग में हो वो, ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। गुड, सर आ रही है। ठीक है ठीक है। तो अब फिर देख लेते हैं, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग तो हम समझ लिए, अब देखते हैं कि डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो ये भी मतलब सेम वही प्रक्रिया है, इसमें कोई कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, सिर्फ वहां पे रॉ मटेरियल यूज होता है, यहाँ पे कंपोनेंट यूज होता है। तो हम एक वाउचर एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप कंपोनेंट, ठीक है, एंड इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है, तो उस कंप्यूटर को बनाने में हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमको रॉ मटेरियल्स सॉरी कंपोनेंट क्रिएट करना होगा एज ए स्टॉक आइटम। तो हम क्रिएट में गए, स्टॉक आइटम में गए, ठीक है, और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स जो हमको कंप्यूटर बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है मॉनिटर, मॉनिटर एक कंपोनेंट, अब इसको अंडर हम कंपोनेंट्स में रखेंगे, रॉ मटेरियल्स में नहीं रखेंगे क्योंकि ये कंपोनेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद इसका यूनिट, तो यूनिट अब चूंकि यहाँ पे केजी और ग्राम तो आएगा नहीं, क्योंकि ये पीसेस या नॉस में ही यूज होगा, ये असेंबल पार्ट्स है, कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे या तो पीसेस या नॉस दोनों में कोई ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम नॉज रखते हैं, ठीक है, एक नॉज दो नॉज ऐसे ही यूज होगा, एक कंप्यूटर बनाने में एक मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, तो एक यहाँ पे नॉज रखते हैं। और फिर इसमें जीएसटी का रेट वगैरह भी हम सेटअप कर देंगे, जो रहेगा, जैसे मान के चलते हैं कि 18% का जीएसटी। के बाद फिर इसमें और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती है, तो मॉनिटर है, मॉनिटर के बाद आपका इसमें हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ता है, तो हम हार्ड डिस्क का एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी आपका कंपोनेंट ग्रुप में जाएगा, और ये भी इसका यूनिट नॉज रहेगा, जीएसटी का रेट वगैरह सेटअप कर देंगे 18%। हार्ड डिस्क के बाद सीपीयू लगता है, इसमें सीपीयू का एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे अंडर कंपोनेंट्स यूनिट नॉज टैक्सेबल 18%। सीपीयू के बाद फिर इसमें यूपीएस भी लगता है, यूपीएस का बना लेते हैं कंपोनेंट्स 18%। यूपीएस के बाद और क्या क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, कीबोर्ड का बना लेते हैं कंपोनेंट्स नॉज। इसमें सिंपल यूनिट ही यूज किया जाता है, जो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उसमें चूंकि पार्ट्स को जोड़ के नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो इसमें ज्यादातर मैक्सिमम मतलब इसमें सिंपल यूनिट का ही यूज होता है। और जो आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है, चूंकि वहां पे केजी और ग्राम्स में भी यूज किया जाता है, इसलिए वहां पे कंपाउंड यूनिट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कंपाउंड यूनिट का यूज करते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा यूनिट यूज होता है और डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा यूनिट यूज होता है। फिर कीबोर्ड के बाद हमको माउस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमको और क्या जरूरत पड़ सकती है, रैम की जरूरत पड़ सकती है, रैम का एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं।
18%। ये सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर। वो जो कंप्यूटर हम बनाएंगे उसके लिए भी हमको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं कंप्यूटर, और ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, ये जाएगा फिनिश गुड्स में। और यूनिट क्या होगा, ये भी नॉज में ही होगा। ठीक है, अब बैचेस इनेबल करना है, तो मैंने बताया था फिनिश प्रोडक्ट में बैचेस को इनेबल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह डाला जाता है और बॉम्ब सेट किया जाता है। ये 3 काम फिनिश प्रोडक्ट का जो आइटम बनता है उसमें किया जाता है, रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स में नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बैचेस को इनेबल कर यस करेंगे, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी नहीं है, हम नो कर देंगे, छोड़ देते हैं। बॉम्ब को सेट कर रहे हैं, बिन्स ऑफ मटेरियल यस, बॉम्ब का नाम दे देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, एंड यहाँ पे एक देते हैं, एक पीस कंप्यूटर एक नॉस बनाने में हमको क्या क्या चाहिए, तो एक नॉस बनाने में हमको एक मॉनिटर चाहिए। गो डाउन, अब देखो यहाँ पे हमने परचेज अभी तो किया नहीं है, तो आप परचेज कर लेना। ठीक है, तो बिना परचेज का बनाओगे तो नेगेटिव स्टॉक आएगा। ठीक है, तो हम यहीं से क्या करते हैं, यहाँ से एक परचेज की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो गए एक वाउचर F9 परचेज वाउचर टू एक फ्रैंक, इसी से भी परचेज कर सकते हैं। पार्टी का नाम दिया होगा वही सिलेक्ट कीजिएगा, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर हम परचेज करें कौन से गोडाउन में, पटना में रखेंगे। कितनी क्वांटिटी में, मान लो 100 पीस 100 पीस सब कर रहे हैं, 100 नोट कर रहे हैं। मॉनिटर 5000 का रेट रहेगा। फिर मॉनिटर के बाद हमारा हो गया सीपीयू गोडाउन, ये भी हम 100 कर रहे हैं और सीपीयू का रेट है 6000 रुपये। फिर सीपीयू के बाद हार्ड डिस्क गोडाउन, क्वांटिटी 100, हार्ड डिस्क 3000 का। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड गोडाउन, रेट क्वांटिटी 300 रुपया क्रेट, माउस ना गोडाउन 100 क्वांटिटी 250 रुपये का रेट, यूपीएस ना गोडाउन 100 3000 का रेट, इसको थोड़ा कम कर देते 2500 कर देते। एंड के बाद रैम गोडाउन क्वांटिटी 100। ठीक है, रैम थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं, 200 खरीद लेते हैं, और इसका टोटल इसका रेट रहेगा 1500। ठीक है, इसके बाद जीएसटी इनपुट से जीएसटी लेते हुए इस नजर को करके इस वाउचर ट्रांजैक्शन को शेयर करें। अब फिर से हम स्टॉक समरी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब देखिए कंपोनेंट्स में वो सारा आइटम आ चुका है। ठीक है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट में अभी नहीं आया क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ नहीं है। अब आते हैं उस ट्रांजेक्शन पे, यहाँ पे तो बॉम्ब सेट कर रहे थे, यस वो कंप्यूटर। वन नॉस बनाने में हमको क्या क्या चाहिए, एक वन नॉस, ओ सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, जी हो गया, यहाँ पे नॉस करना है इसलिए वो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर वन नॉस। मॉनिटर चाहिए पटना गोडाउन, कितना, ये भी कंपोनेंट है। मॉनिटर कितना चाहिए हमको, एक मॉनिटर चाहिए, एक सीपीयू चाहिए, एक हमको यूपीएस चाहिए, एक हमको कीबोर्ड चाहिए, एक हमको माउस चाहिए। के बाद क्या था, हमारा हार्ड डिस्क था, एक हार्ड डिस्क चाहिए, और एक हमको हार्ड डिस्क के बाद हमारा क्या था, रैम था। रैम, हाँ, तो रैम, लेकिन रैम हमको 2 चाहिए। ठीक है, तो हम रैम 2 करेंगे, यानी कि एक कंप्यूटर में 2 रैम चाहिए, 2 दे देंगे। और इसको हम जीएसटी का रेट वगैरह सेटअप करते हुए इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर से जाएंगे वाउचर में, अंक F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, स्टॉक जाना, मैन्युफैक्चरिंग जाना, मैन्युफैक्चर करेंगे, डेट को चेंज कर देते हैं, 2 तारीख में कर रहे हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर, कंप्यूटर बना रहे हैं। कितना, गोडाउन कौन सा है, पटना गोडाउन। कितना बना रहे हैं, तो मान लो हम 50 पीस बना रहे हैं, 50 देंगे, उसके हिसाब से देखो सब आ गया, 50 50 नोट सब चाहिए, लेकिन रैम 100 नोट आ रहा है बिकॉज
कि रैम एक कंप्यूटर में 2 लगेगा। बैच नेम बैच 2 दे देते हैं एंड उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी तो इसका टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 50 नॉस बनाने में कंप्यूटर हमको कॉस्ट आ रहा है 10,02,500 और एक कंप्यूटर का दाम यहाँ पे बता रहा है 20,050 रुपया। लेकिन जैसे ही इसके साथ मान लो हम कोई एडिशनल कॉस्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लो इसमें वेजेज भी हमने दिया है, वेजेज हम 5,000 ऐड कर देते हैं तो देखो इसका कॉस्ट बढ़ गया, अब 20,150 हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने मान लो पेमेंट किया 10,000 रुपया, ये ऐड कर देते हैं, अब इसका देखो कॉस्ट 20,350 रुपया हो गया।